डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें बताता है कि भाई कितना फ्रैक्शन तुम्हारा जो भी रिएक्टेंट तुमने लिया तो कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होके प्रोडक्ट में बना है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी कि जो भी आपने चीज किया उसको अंडू कर सके। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करके आपका जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज के सेशन में हम लोग इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयोनिक का क्विक रिवीजन करने वाले हैं अपने जेईई मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पे। तो अब जो सेशन के नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि हर सेशन के नोट्स मैं आपको साइड बाय साइड ही साथ में टाइम पर प्रोवाइड करा देती हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्रिप्शन करना मत भूलना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए कि मैम का, शिल्पी मैम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन भी आने वाला है ना। तो हम बहुत सारे सेशंस करेंगे। अब साथ में जब भी आप इक्विलिब्रियम अभी रिवाइज करोगे सेशन देख के, तो मैं चाहती हूँ आपकी तैयारी बिल्कुल पावर पैक्ड तरीके से हो। तो मैंने इसीलिए एक वीक क्विज बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दिया। उस वीक क्विज के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो डीपीपी है। ठीक है, उस डीपीपी को मैंने क्विज बना के जानबूझ के ऐड किया है, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी, टाइम और रैंक को भी जान सको लीडर बोर्ड्स के ऊपर। तो ये वीक क्विज को देना मत भूलना, बट इस सेशन को पूरा अटेंड करने के बाद देना। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उस लिंक पे टैप करना है जो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अपना वेदांतु का अकाउंट लॉग इन करना और फिर सीधा केमिस्ट्री क्विज स्टार्ट कर देना। बाद में मैम को कमेंट करके बताना कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, अब यार पीडीएफ जो है सेशन का शिल्पी मैम की हैंड रिटन नोट्स के साथ भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अटैच करा दिया है, तो उस लिंक को ओपन करके देख लेना। ठीक है, अगर मैं एनालिसिस बताऊं इक्विलिब्रियम का, तो केमिकल से बहुत सारे सवाल नहीं आते, केमिकल से हर बार सवाल आए जरूरी भी नहीं है, तो इसका वेटेज ऑल इन ऑल अराउंड 1.5% होता है। आयोनिक इज मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। उसमें भी तुम्हारे जो बफर सॉल्यूशंस हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन होते हैं। तो इसका वेटेज अपना अराउंड 2.5 से 3% तक होता है, यानी ऑन एन एवरेज एक सवाल अपन आयनिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केमिकल से भी आ जाता है, तो पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम दिमाग में आता है तो पहली चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, जब गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की जीरो हो जाती है, ये वो स्टेट होती है। ठीक है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहना चाहती है। उसका रीजन ये है, वो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है ना। इस वक्त सिस्टम का ज्ञान, गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम है, एंट्रोपी मैक्सिमम है, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो भी तुम्हारी रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की होती है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, वो बराबर हो जाती है। तो कभी भी अगर रेट वर्सेस टाइम आपको प्लॉट करना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का कम हुआ, बैकवर्ड का बड़ा बड़ा, एक पॉइंट पे आके दोनों बराबर हो जाते हैं, रेट वर्सेस टाइम अगर कभी ग्राफ मिले पेपर में। ठीक है, ओके इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे तुम्हारे सिस्टम के जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कहने का, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, है ना, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के, उनके पार्शियल प्रेशर, राइट, ये सारी चीजें, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, ये कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब जरूरी नहीं है सेम ही हो, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है ना, तो हो सकता है ऐसा ग्राफ बने, यस, फॉरवर्ड डिक्रीज हुआ ये, फिर एक पॉइंट पे सेम हो गया, कांस्टेंट होना चाहिए। या हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यस, फॉरवर्ड का डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हो गया एक पॉइंट पे, ये इंक्रीज हुआ और एक टाइम पे कांस्टेंट हो गया। तो जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, वो अपना इक्विलिब्रियम टाइम है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो, मतलब ग्राफ में जरूरी नहीं है द पॉइंट्स हैव टू ऑलवेज बिकम सेम, है ना, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी सेम हो जरूरी नहीं, कांस्टेंट होना जरूरी है। वो टाइम पीरियड जब ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। ठीक है, हाँ, रेट का बराबर होना जरूरी है, रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड का अपना इक्वल होना चाहिए, है ना।
चलिए कुछ पॉइंट यहाँ पे इससे रिलेटेड मैम ने अटैच कर दिया है, तो नोट्स में जरूर रिवाइज करना। जो बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चैप्टर में, वो केपी और केसी रहेगा। ठीक है, अगर मैं केसी की बात करूं तो केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जब तुम कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखते हो। जैसे अगर मैंने बोला कि एक रिएक्शन है ए एक्वस फॉर्म में बी एक्वस फॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है और इक्विलिब्रियम है 2 मोल्स ऑफ सी एक्वस सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो जब एक्वस सॉल्यूशन होते हैं तो उनके लिए अपन केसी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो कैसे लिखेंगे, जो भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अपनी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लाइक दिस, है ना। यही चीज अगर मान लो मैं गैसेस के लिए डिफाइन कर रही हूँ तो वहां पे अपन केपी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो गैसेस के लिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पीसी पीडी पीए पीबी है, दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट। और ये जो पार्शियल प्रेशर, मान लो मुझे सी का पार्शियल प्रेशर लिखना है, वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, है ना। तो ये एक्सप्रेशन भी आप क्वेश्चंस में यूज करते हो, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होता है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी आप कैसे निकालते हो, जितने प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स होते हैं माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, है ना। प्रोडक्ट की गैसियस मोल्स टोटल माइनस रिएक्टेंट की गैसियस मोल्स, वो अपना डेल्टा एनजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपना रिलेशन क्या है केपी और केसी में। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एनजी। यहाँ पे अगर तुम लोग जैसे आर की वैल्यू रखते हो, है ना, उसको सिंप्लीफाई करके अगर 1/12 की फॉर्म में रखना चाहो वैसे रख सकते हो, न्यूमेरिकल्स में हेल्प होती है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेल्टा एन जी मैम ने अभी पीछे बताया है ना। अगर मान लो कभी डेल्टा एन जी वो पूछ लेता है, अब किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा एन जी 0 है, पिछले साल मेंस में सवाल था कि इनमें से किसके लिए जो है केपी इज नॉट इक्वल टू केसी, है ना। तो वहां पर क्या था, देखो जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है उसका केपी और केसी तो बराबर रहेगा, है ना। ऐसे आप देख सकते हो, अगर डेल्टा एन जी जैसे पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो केपी की वैल्यू हमेशा केसी से बड़ी रहेगी, अगर लेस देन 0 है तो अपना केपी छोटा होता है केसी से, लाइक दैट, है ना। आप देख सकते हो यूनिट ऑफ केपी एंड केसी सिंपल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की तरह केसी को डिफाइन कर रहे हो, तो मोल पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, है ना। बच्चे सोचते हैं ये यूनिटलेस होगा हमेशा, नहीं, वो तभी होता है जब डेल्टा एन जी 0 होता है, वरना आप ये यूनिट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें बताता है कि भाई कितना फ्रैक्शन तुम्हारा, जो भी रिएक्टेंट तुमने लिया है उसका 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होके प्रोडक्ट में बना है। ओके, 1 मोल के रिस्पेक्ट में अपन इसकी बात करें। जैसे मान लो यहाँ पे मैम ने एक एग्जाम्पल अटैच किया है, मैं बोलती हूँ कि PCl5 है हमारे पास, ठीक है। ओके, PCl3 और ये सारी गैसेस हैं, ये सब गैसेस हैं। 5 मोल ऑफ PCl3 हमने लिया, ठीक है, शुरू में इनिशियली, तो ये 0 0 है अभी। अब 5 में से अगर 2 मोल PCl5 टूटता है, 5 में से अगर 2 मोल PCl5 टूटता है, इफ 2 मोल्स ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड, ये 2 मोल बना। तो अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, जो भी तुमने इनिशियल अमाउंट ली है, जितनी तुमने इनिशियल अमाउंट ली थी, देखो कितनी 5, तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। इनिशियल अमाउंट जो रिएक्टेंट की ली थी उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और कितना टूट गया, कितना टूटा है यहाँ पे 2 मोल, तो वो न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, ऐसे करके अपन अल्फा को डिफाइन करते हैं, सिंपल है। तो मैम ने यहाँ अटैच भी किया है एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो मैम ने एक रिएक्शन लेगी 3 मोल ऑफ ए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है पी के साथ, राइट, ये गैसेस है या कुछ भी मान लो तुम इसमें। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि इनिशियली मान लो 2 मोल ए के पड़े हुए थे, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 2 मोल ए का पड़ा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें कैसे लिखना है, देखो जो इनिशियल मोल में से कितना तोड़ोगे, अल्फा तोड़ो। ठीक है, अल्फा तोड़ा, अब अल्फा के साथ ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो 3 अल्फा टूटेगा, 2 में से कितना टूटेगा, 3 अल्फा, ये कितना बनेगा, 3 अल्फा, है ना। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर अपन कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, जितने इनिशियल मोल्स थे आपके पास और कितने टूटे हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 अल्फा टूटा है ना, 3x टूटा है, उस तरह से आप कर सकते हो, मतलब 3x करके कर लो, अल्फा
थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। एक्स टूटा है, जैसे आप देखो, फिर से सुनो, अल्फा से गड़बड़ कर दोगे। जैसे 2 मोल था इनिशियली, तो 2 में से कितना तोड़ूंगी मैं, बोलो। 2 में से मैम ने बोला जैसे तुमने एक्स तोड़ा, इस एक्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो 2 माइनस 3x, और ये कितना बनेगा 3x। अब देखो अल्फा कैसे डिफाइन कर देंगे हम, अल्फा कैसे, जितना टूटा डिवाइडेड बाय इनिशियली जितना लिया। समझ रहे हो बात को, बताओ, जितना टूटा, कितना टूटा 3x टूटा, और इनिशियल मोल कितने थे, बताओ। आर वी क्लियर ऑन दिस, ये वाली चीज समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं कर रही? हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके चलिए, हाँ, तो दैट इज हाउ वी डू इट। जैसे यहाँ पे 2 मोल टूटा था, डिवाइड बाय इनिशियली कितना था 5, लाइक दैट। ओके, चलो इरेज कर लेते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, कि कैसे करना है। क्योंकि आप ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जैसे निकालते हो, अल्फा की फॉर्म के अंदर भी निकालते हो, तो मैम ने यहाँ पे एग्जांपल अटैच किया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रूप में अपन कैसे निकालते हैं। जैसे PCl5 हमने लिया इनिशियली 1 मोल, ठीक है, तो 1 में से हमने अल्फा तोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अल्फा बना, ये अल्फा, तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस अल्फा है, तो आप ऐसे ही Kp लिख सकते हो आराम से, है ना। इनकी पार्शियल प्रेशर निकाल लेना। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो यहाँ पे जो P है ये अपना टोटल प्रेशर है ना, कर सकते हो, सिंपल होगा। चलिए, ली चार्ड-लेव प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो बोलता है कि भाई जो भी, अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड रिएक्शन में आप कोई भी चेंज करते हो, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी कि जो भी आपने चीज किया उसको अनडू कर सके, टू रिवर्स दैट चेंज, ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। तो ये काफी फैक्टर्स हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इनर्ट गैस एडिशन, ठीक है, ज्यादा पढ़ते हो तो कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट बहुत इजी होता है। देखो, अगर मान लो आपने कभी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दी, आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को खत्म करने की कोशिश करेगा, मतलब कंज्यूम, जितना बढ़ाया उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, उसके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। रिएक्टेंट अगर निकाल देते हो, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट बढ़ाना चाहेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर आएगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का एडिशन कर दिया आपने, अमोनिया का एडिशन कर दिया, तो जितना ऐड किया इक्विलिब्रियम उसे घटाना चाहेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने प्रोडक्ट का रिमूवल किया है, तो उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, सिंपल है ये। प्रेशर का इम्पैक्ट देखो, प्रेशर का इम्पैक्ट आपको मोल से समझना है। देखो, मैं ये मान के चलती हूँ, अगर मान लो कभी एक, समझ लो यहाँ पे टेबल मैम ने अटैच कर दिया, मैम ने बोला कि कभी रिएक्शन में आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, खुद देखो, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट थे, उस वक्त आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन देखूं, तो यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर आर कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, है ना। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स भी बढ़ गए हैं, तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होएगा, जहां पर डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स, उस डायरेक्शन में मूव करेगा इक्विलिब्रियम जहां पे गैसियस मोल्स आपके कम होंगे, ठीक है। उस तरह आपको सोचना है हमेशा। तो प्रेशर का इम्पैक्ट नंबर ऑफ मोल से रिलेट करके सोचना। तो अलग अलग डेल्टा एनजी के केसेस का मैम ने पूरा अच्छे से अटैच किया है, तो इसको सोचकर ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर को अप्लाई करना। वॉल्यूम का इफेक्ट, वॉल्यूम चेंज आपको पता है प्रेशर से इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसको भी आप नंबर ऑफ मोल से रिलेट करके वैसे ही सोच सकते हो, ठीक है। सॉर्टेड है। चलिए, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखो, कभी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कैटलिस्ट कंट्रोल नहीं करता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट बढ़ाता है रिएक्शन का रेट, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचने के लिए इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना था, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करके आपका जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इतनी एक्टिवेशन चाहिए फॉरवर्ड के लिए, तो रिएक्शन जो है स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे डेल्टा एच पूछ सकता है, ये एक्सप्रेशंस दे देते हैं आपको, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो भी गैप होता है वो एंथैल्पी चेंज बताता है आपको रिएक्शन का, ठीक है। ओके, इनर्ट गैस एडिशन का देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इनर्ट गैस को ऐड किया है, तो एक चीज समझ लो इसमें, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन था ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में था,
ठीक है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर का इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर मान लो 10 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने बाहर से हीलियम का एडिशन कर दिया। अब आप खुद सोचो यार, अगर आपने हीलियम का एडिशन किया है तो हीलियम भी तो कुछ प्रेशर में कंट्रीब्यूशन करेगी, है ना। तो मान लो हीलियम ने टोटल 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर में कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम का आप प्रेशर बढ़ा सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो क्या होगा, प्रेशर हैज टू रिमेन सेम, है ना। तो इसका मतलब अगर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हीलियम ने कंट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब गैसियस मिक्सचर से 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा है। पहले रिएक्शन मिक्सचर का 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर था। ठीक है, आपने अब हीलियम ऐड किया, हीलियम ने 4 एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूशन किया प्रेशर में, तो रिएक्शन सिर्फ 6 का कर पाएगा, है ना, टू मेंटेन इट 10 ओनली। इसका मतलब जब आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसका मतलब आपने प्रेशर घटा दिया रिएक्शन मिक्सचर का। अगर प्रेशर घटा दिया तो मतलब मैं बोल सकती हूँ आपने मोल्स घटा दिए, गैसियस मोल। तो ऐसे केसेस में ना रिएक्शन वहां पर मूव करेगा, इक्विलिब्रियम वहां मूव करता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के ज्यादा होते हैं। बस ऐसे सोचना, और फिर चाहे कोई भी केस तुमको दिया हो तुम कर सकते हो, डेल्टा एन जी जीरो में कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे सोचना, हो जाएगा। चलिए, टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या होता है, ये छोटू सा रिलेशन होता है जो काफी फेमस है, आप आगे उसमें भी पढ़ते हो, एरहीनियस के अंदर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन है ना। तो जो भी आपका रेट कांस्टेंट, मतलब जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन दो टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं, और उसके लिए ये एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा एच आपकी एंथैल्पी है रिएक्शन की। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है आपका, तो जो K2 है वो बड़ा होता है K1 से। टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि के भी इंक्रीज करता है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। डेल्टा एच जीरो वाली रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे के घट जाता है, इक्विलिब्रियम यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ना। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, मैम ने अटैच कर दिया है। ठीक है, अब रिएक्शन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप रिएक्शन की डायरेक्शन बिल्कुल आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कभी अगर ऐसा हो गया कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ज्यादा है, रिएक्शन क्वेश्चन कम है, तो उस केस में रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करना चाहेगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करती है। ठीक है, अगर कभी ऐसा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है और आपका रिएक्शन क्वेश्चन ज्यादा है, तो उस केस में रिएक्शन बैकवर्ड आना चाहेगी, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर पाए, है ना। तो ऐसे बनाकर आप सोच के देख सकते हो, दिस विल बी लाइक सिंपल, बिल्कुल सीधा। ओके, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ लेते हो। डेल्टा जी जीरो इक्विलिब्रियम पे, पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस। तो ये वाली जो दो स्लाइड्स हैं, दीज आर द थिंग्स दैट यू डू इन थर्मो आल्सो, तो दिस विल बी सेम जो वहां से एक्सप्रेशन करते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलिए अब आयनिक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ एसिड बेस्ड थ्योरीज है। शुरू में एरहीनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ वाटर तक लिमिटेड था। उन्होंने बोला कोई सब्सटेंस अगर H प्लस दे रहा है पानी में वो एसिड है, अगर OH आयोन्स दे रहा है पानी में वो बेस है। ठीक है, फिर ब्रॉन्स्टेड आए, उन्होंने बोला एसिड प्रोटोन देते हैं और बेसिस प्रोटोन लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, अमोनिया को जब आप वाटर में ऐड करते हो, है ना, इनका अगर आप रिएक्शन देखते हो तो यहाँ पे आपको अमोनियम आयोन मिलता है, OH आयोन। तो ये कैसे हुआ होगा, वाटर को अगर मैं ऐसे लिखूं H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया, वाटर का H प्लस पकड़ लिया, है ना, ग्रास्प कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है ना, और प्रोटोन एक्सेप्ट करके वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, बताओ। प्रोटोन एक्सेप्टर्स है बेसिस, है ना, ये बेसिस है, तो इसने ग्रास्प कर लिया। और यहाँ पर वाटर ने क्योंकि H प्लस दिया है, प्रोटोन दिया है, तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना, सिंपल। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था अपने ल्यूइस का। तो ल्यूइस ने बोला कि एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो एक्सेप्ट आप देख सकते हो, एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, या हो सकता है वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऐसा करें, जैसे CO2 के केस में कार्बन डजंट हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, बट वो
बॉन्ड को तोड़ के ऐसा ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन, इनके पास तो वेकेंट और वाइटल पड़े हुए हैं ना। सो यहाँ पर आप देखते हो बेस की तरह, जैसे इनके पास नाइट्रोजनस लोन पेयर, फॉस्फोरस के पास है, ऑक्सीजन के पास है, या OH माइनस आप देखते हैं, है ना। तो ये आपके डोनर्स होते हैं। ऑस्वेल डिल्यूशन लॉ है जो सिंपल सी बात करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। छोटू सा तरीका है ऑस्वेल डिल्यूशन लॉ। तो आप अगर देखते हो कोई भी आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है सी कॉन्सेंट्रेशन का, सी में से अगर सी अल्फा टूटता है, सी में से सी अल्फा तोड़ोगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा मान के चल रहे हैं, है ना। अगर सी अल्फा तोड़ोगे तभी तो देखो कितना टूटा सी अल्फा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी सी, तभी तो अल्फा आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपना वही उसी तरीके से अपने पास इक्विलिब्रियम पर मिल गई कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि अगर अल्फा बहुत कम है, लेस देन 0.05, तो अपन इस टर्म को इग्नोर कर देते हैं, उस केस में अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर बन जाता है, ये एक्सप्रेशन निकलता है। ये बेसिक सा एक्सप्रेशन है जो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है, ठीक है। फिर वाटर की टेंडेंसी होती है सेल्फ आयोनाइज करने की, हम इसका आयनिक प्रोडक्ट लिख सकते हैं, है ना, वाटर का हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10 की पावर -14, ठीक है। सिंपल है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखो अब पीएच कैलकुलेशन आते हैं डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन के, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है। तो देख लो, जो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस, उनके लिए तो आप बचपन से पढ़ते हो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयोन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर आप मान लो स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हो तो यही फॉर्मूला पीओएच देता है, माइनस लॉग ऑफ OH आयोन कॉन्सेंट्रेशन, और हमें पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करने का है, किस केस में मैम हमें वाटर से आने वाले H प्लस आयोन्स को काउंट करना है और किस में निग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो जब भी आपके एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू पावर -6 मोलर से बड़ी होती है, तो उस केस में जो भी H प्लस आयोन आपके वाटर से आते हैं उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे 10 रेज टू पावर -3 मोलर HCl का पीएच अगर बताना है तो वो सीधा 3 निकल के आता है ना। इस केस में जो वाटर से H प्लस आयोन होते हैं, जैसे 10 की पावर -7, वो इतना छोटा होता है कि हम इग्नोर करते हैं। अगर कभी ऐसा है कि 10 रेज़ टू -8 मोलर HCl का आपको पीएच बताना है, तो वहां पीएच 8 नहीं आ सकता, है ना। इस केस में 10 रेज़ टू पावर -7 को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में H प्लस पानी से आने वाले लेने पड़ते हैं। और ऐसे एसिड्स का पता है अराउंड पीएच रफली बता रही हूँ 6.8 से 6.9 के आसपास होता है। कभी ऑप्शन दिख जाए पेपर में उसे लगा देना, एक ही वैसा ऑप्शन होगा। यही सेम थिंग हम बेसिस के अंदर करते हैं, और बेस में ऐसे केसेस का पीएच अराउंड 7.1 7.2 इस तरह होता है, ठीक है। चलिए, फिर देखो वीक एसिड सॉल्यूशन है, वीक बेस है, इसके ऊपर अपन ऑस्वेल डिल्यूशन लॉ लगाते हैं, और सीधा तुम लोग पीएच का ध्यान रखें, एक्सप्रेशन हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग सी, यहाँ पे अपना पीओएच है हाफ ऑफ pKb माइनस लॉग सी, ठीक है। इधर वही सेम अप्रोक्सीमेशन अपन ने यूज किया है ऑस्वेल डिल्यूशन लॉ वाला। तो ऐसे आप ये पैरामीटर्स H प्लस क्या होगा, है ना, ये सब निकाल के बता सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस आता है अपने पास। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर आपको सीधे बेसिकली एक्सप्रेशंस ध्यान रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो अपना कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच का एक्सप्रेशन H क्या होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। वीक एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का अभी रिसेंटली सवाल पूछा भी गया था, तो उस केस में आप पीएच कैसे निकालेंगे, है ना, दैट इज इजी, सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट मतलब जो बनेगा मुश्किल नहीं होगा। सॉरी, ओके सॉरी। फिर अपनी बफर सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ जी, तो बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला तो उनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता, दे विल रेजिस्ट दैट चेंज, ठीक है।
तो इसके केस में अपने पास एसिडिक बफर का एक्सप्रेशन है, बेसिक का है ना। एसिडिक बफर कैसे बनता है, आपको एक वीक एसिड चाहिए और वीक एसिड का सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट। यहाँ पे लॉग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का अपन रखते हैं, सॉल्ट को आप कॉन्जुगेट बेस के नाम से भी देखते हो, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रखा जाता है और यहाँ एसिड, इनके कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ध्यान से देखा करो, आप लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें। और ऐसे ही अपना बेसिक बफर का केस होगा जहाँ पे वीक बेस के साथ सॉल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बफर नहीं देता है, ठीक है, डायरेक्ट बफर का क्वेश्चन है वो समझ नहीं पाते हो आप, तो कभी भी अगर सवाल पहचानना है कि मैम बफर सोल्यूशन से करें या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हमेशा मिली मोल्स निकाल के देखा करो। क्या देखोगे, मिली मोल्स निकाल के चेक कर लिया करो, ठीक है, कि क्या क्या, कौन लिमिटिंग रिएजेंट था, क्या कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, क्या बचा है, ठीक है। मिलीमोल से निकालोगे तो तुम्हें खुद क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि ये बफर से था कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था, ठीक है। मिक्स्ड बफर के ज्यादा सवाल नहीं मिलते, बट इन केस होता है तो ये आपका पीएच का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, एक बफर कैपेसिटी छोटी सी टर्म है जो कि डिफाइन करी जाती है कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस जो 1 लीटर के अंदर अपन डालते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज पीएच में कितना हुआ है, ताकि ये देखें एक पर्टिकुलर बफर की कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। फिर आपके पास डायरेक्ट पीएच कैलकुलेशंस अलग अलग मिक्सचर के कैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो पीएच के लिए आप ये यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप ये, बट हाँ ये ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वीक एसिड वीक बेस में इस तरह आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक्स क्या है, मिलीमोल्स है एसिड के, ठीक है, वाई क्या है, बेस के मिलीमोल्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर आपके पास बेस के मिलीमोल ज्यादा आए, है ना, जो आपकी एसिड के मिलीमोल्स है उससे, तो बफर सॉल्यूशन होगा बेसिक और उसका फॉर्मूला अटैच करना है, ठीक है। अगर मान लो मिलीमोल्स एसिड के ज्यादा है बेस से, एसिडिक बफर बनेगा उस केस में, ठीक है, और सी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की होगी। अगर मान लो बराबर आ जाती है वीक एसिड वीक बेस के केस पे मिलीमोल्स, तो उस केस में आप सिंपल इस तरीके से अपना हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू कर सकते हैं, यस और नो। तो ध्यान रखना इस चीज को, आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है आपका, जो भी अपन इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं, है ना, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जैसे मान लो मैंने एस से शुरू किया, अब ये नहीं बना, ठीक है, अब एस AgCl पूरा कंज्यूम होगा, ये एस बना, ये एस बना, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से हम बनाते हैं, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनेगा S into S, दैट विल बी S स्क्वायर, है ना। इक्विलिब्रियम पे इसको डिफाइन किया जाता है, बट किसी और स्टेट पे अगर आप ये डिफाइन करते हो, वी विल कॉल इट एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। अगर KSP ज्यादा होता है तो सॉल्ट और डिसॉल्व करता है, यानी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अगर बराबर होता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। सॉर्टेड है। तो ये भी मैम ने एक्सप्रेशन बना दिया सॉल्युबिलिटी का, जैसे इनिशियली आप एस से शुरू करते हो, इसका ये नहीं बना है, फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे सारा कंज्यूम हो गया, ये स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से एक्सएस बना, ये स्टोइकियोमेट्री से वाईएस बना, है ना। तो KSP में आपकी जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, है ना, M की, एक्सएस रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका, और ये, है ना। अब जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, सॉरी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, मैग्नीशियम क्लोराइड का KSP क्या होगा, कैसे ब्रेक करोगे मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg2 प्लस 2 क्लोराइड आयोन, ये S होगा, ये 2S होगा, तो KSP लिखो जल्दी से, क्या होगा, S 2S का स्क्वायर। अब तो बता ही सकते हो, है ना। तो ये अपना क्विक रिवीजन था, DPP को जरूर करना इसके बाद, और देखना आप कितने क्वेश्चंस कर पाओगे, PDF भी डाउनलोड कर लेना। तो शिल्पी मैम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगी, टिल देन चैनल पे सब्सक्राइब रहो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लाइक मैराथन्स, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 डे में, है ना, लंबे लंबे सेशंस, अच्छे से सारे रिएजेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रिडिक्टर पेपर, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।